नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कला के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि हमें कला के सिद्धांतों की क्यों आवश्यकता है गृह सज्जा में, क्यों हम इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कला के सिद्धांत क्या हैं, इनका उपयोग क्यों है, कला के तत्वों को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए, यह समझने के लिए कला के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। कला के तत्व हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं। कितने हैं? 7 हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश और रिक्त स्थान। ये कला के 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का हम किस तरीके से कला में उपयोग करें, यह समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कला के सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। कला के सिद्धांत कितने हैं? कला के सिद्धांत 5 हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव और बल, प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी और एम्फेसिस। ये 5 कला के सिद्धांत हैं। और कला के सिद्धांतों का उपयोग क्यों करते हैं? कला के तत्वों को हम किस तरीके से अपनी सज्जा में, गृह सज्जा में उपयोग करेंगे, यह समझने के लिए हमें कला के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। कला के सिद्धांत 5 है। अनुपात, लय, संतुलन, और अनुरूपता, दबाव एवं बल। आगे हम बात करेंगे कि अनुपात या प्रोपोर्शन क्या है। अगर अनुपात की बात की जाए, अनुपात को संबंधों का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह कला के तत्वों का आकार, आकृति, रंग, बनावट, प्रकाश एवं नमूने से संबंधित है। गृह सज्जा में इसका तात्पर्य कमरे के विभिन्न वस्तुओं तथा उनके उचित आकार से है। आकार, अनुपात से हम क्या समझ रहे हैं? अनुपात को हम संबंधों का नियम भी बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि यह कला के तत्वों, आकार, आकृति, रंग, बनावट, प्रकाश एवं नमूने से संबंधित है। अनुपात जो क्या है, एक अनुपात में होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कलर्स लिए, इनका जो अनुपात है वो बराबर है, इनकी लंबाई बराबर है और इनकी चौड़ाई बराबर है। और ये क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है। तो इनकी जो बनावट होगी, जो आकृति होगी, जो आकार होगा, रंग होगा, वो सब क्या होंगे? समान होंगे। इसी को हम अनुपात कहते हैं। गृह सज्जा में जब हम आकृति, अनुपात, रंग, बनावट, प्रकाश और नमूने को सब एक अनुपात में ले रहे हैं, तो वही क्या है? अनुपात है। ठीक है। फिर अगले देखेंगे हम, अनुपात को समझने के लिए कला के 3 तत्वों को समझना आवश्यक है। ठीक है। अगर जब हमें अनुपात का उपयोग करना है अपनी सजावट में, तो हमें किन 3 तत्वों को समझना आवश्यक है? अनुपात की रेखाएं, अनुपात में कितनी दूरी है और अनुपात का क्या माप है। ठीक है। जैसे हमने पिक्चर्स में यहाँ पे देखा कि अनुपात की जो रेखा है वो कितना है, अनुपात में कितनी दूरी है, बराबर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। और अनुपात का माप कितना है। ठीक है। इन 3 चीज़ों को हमें, अनुपात को उपयोग करने में 3 चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, 3 बातों को ध्यान में लाना चाहिए। अनुपात की रेखाएं, अनुपात की दूरी और अनुपात का माप। ठीक है। तो ये हमने अनुपात देख लिया। अब हम देखेंगे संतुलन या बैलेंस। बैलेंस का किस तरीके से हम कला के तत्वों में बैलेंस का उपयोग करेंगे। संतुलन वह आवश्यक प्रभाव है जो रंगों तथा आकृति को केंद्र के चारों ओर इस प्रकार रखकर प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण होता है। अब संतुलन, बैलेंस क्या है कि जब हम किसी चीज़ को केंद्र में रख रहे हैं तो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समान रूप में रखना, यही उसका आकर्षण होगा और यही संतुलन कहलाता है। तो संतुलन के प्रकार कितने हैं? संतुलन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक फॉर्मल संतुलन और अनौपचारिक इनफॉर्मल बैलेंस। ठीक है। जो बैलेंस है 2 टाइप्स का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। और संतुलन क्या है? केंद्र की चीज़ों के आसपास की चीज़ों को एक संतुलन में रखना। ठीक है। अब संतुलन के भी टाइप्स होते हैं, औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन। और अब पहले हम देखेंगे औपचारिक संतुलन क्या है, फॉर्मल बैलेंस। यह वह संतुलन है जिसमें किसी वस्तु के केंद्र मानकर या कल्पित मध्य रेखा मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर समान माप, बनावट, भार, आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं आकृति की वस्तुएं सजाकर रखी जाती हैं। अतः केंद्र के दोनों ओर एक सा आकर्षण
बना रहता है। ठीक है, तो औपचारिक संतुलन क्या है? औपचारिक संतुलन जब हम किसी एक को मध्य मानते हैं, जैसे हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि हमने इस बिंदु को मध्य माना है और इसके अगल बगल दोनों साइड पर्दे हैं, मिरर है, इनकी दूरी समान है, इनका आकार समान है, इनका रंग समान है और चेयर्स रखी हैं, इन दोनों में संतुलन है, आकार सेम है, दोनों का कलर सेम है, दोनों की जो दिशा है वो समान है। तो ये औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आएगा जब हम चीज़ों को केंद्र की दोनों तरफ की चीज़ों में संतुलन बनाएंगे और फिर उन चीज़ों को करेंगे, तो ये औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे कुशन्स भी रखे हैं तो उनका कलर भी क्या है, सेम तरीके से अरेंज किया, पहले रेड येलो फिर पिंक। ठीक है, शीशे मिरर है, मिरर का भी सेम संतुलन है, इसमें दोनों मिरर्स का आकार सेम है, दोनों मिरर्स की लंबाई सेम है, दोनों मिरर्स का कलर सेम है, तो ये औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आएगा। औपचारिक संतुलन, इसमें किसी भी वस्तु को हम केंद्र मानते हैं, चाहे उसको हम काल्पनिक मध्य रेखा ही बना लें, काल्पनिक यानी कि हमने सोच लिया कि हमने इसको केंद्र बना लिया है। ठीक है, इसमें माप, बनावट, भार, आकार, प्रकार, रंग, रूप एक आकृति की वस्तु को सजा कर रखी जाती है अथवा केंद्र के दोनों ओर एक सा आकर्षण बना रहता है। ठीक है, तो ये है औपचारिक संतुलन का प्रकार। फिर हम देखेंगे औपचारिक संतुलन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, औपचारिक संतुलन दो प्रकार के होते हैं। पहला है सुडौल संतुलन। सुडौल संतुलन क्या होता है? यह औपचारिक संतुलन जिसमें केंद्र के दोनों ओर सज्जा एक सी की जाती है, सुडौल संतुलन कहलाता है। जैसे हमें पता है कि हम औपचारिक संतुलन में क्या करते हैं, किसी भी मध्य की चीज़ को जो सामने है उसको हम केंद्र बना लेते हैं। जैसे इसमें इस पिक्चर्स को केंद्र बनाया है तो इसके दोनों साइड जो सज्जा की गई है, दोनों साइड जो फोटोज़ लगाए गए हैं वो भी सेम दूरी पे लगाए हैं, सेम लाइंस का उपयोग किया गया है और सेम माप पर लगाए गए हैं, एक समान पिक्चर लगाए हैं, तो ये सुडौल संतुलन के अंतर्गत आएगा। फिर औपचारिक संतुलन का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। ये भी अच्छे प्रकार का संतुलन है, प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। यह भी औपचारिक संतुलन होता है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं, फिर भी दर्शकों का ध्यान अपने ओर ये आकर्षित करते हैं। जो प्रत्यक्ष या अस्पष्ट संतुलन है ये औपचारिक संतुलन का पार्ट है। इसमें केंद्र की जो वस्तु होगी, जैसे केंद्र में ये पिक्चर्स है, इसकी दोनों साइड जो चीज़ें हैं उनको समान नहीं रखा जाएगा, उनको अलग। जैसे इस साइड पे इस तरीके की पिक्चर्स लगाई है तो इस साइड पे इस तरीके की पिक्चर्स लगाई हैं, इनमें समान संतुलन नहीं होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन के अंतर्गत। फिर अब हम बात करेंगे अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन क्या है? इनफॉर्मल बैलेंस, इसे असमितीय अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। औपचारिक संतुलन प्राप्त करने के लिए सज्जाकर्ता किसी नियमों अथवा दिशा निर्देश से बंधा नहीं होता है, वह स्वयं की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव और प्रयास से इस प्रकार की सज्जा करके कक्ष में सुंदरता एवं आकर्षण पैदा करता है। अब अनौपचारिक संतुलन क्या है? औपचारिक संतुलन में हमें पता है कि हम किसी एक चीज़ को मध्य मानते हैं, केंद्र मानते हैं, फिर उसके दोनों साइड पे उसी तरीके से समान तरीके से संतुलन बनाया जाता है, समान तरीके से चीज़ों को रखा जाएगा। अगर केंद्र के इस राइट साइड में कोई चीज़ रख रहे हैं तो केंद्र के लेफ्ट साइड में भी वो उसी तरीके की चीज़ रखी जाएंगी। लेकिन अनौपचारिक संतुलन में क्या है, इसमें क्या होता है, जो सज्जा करता होता है, जो भी सजावट कर रहा है, वो किसी नियम या बंधनों से बंधा नहीं होता है, वो अपने विवेक, ज्ञान और अनुभव के आधार पर सज्जा को करता है। जैसे इस पिक्चर्स में देख रहे हैं हम कि किसी भी प्रकार का कोई इसमें संतुलन नहीं है, जो पिक्चर जैसी है उसको वहाँ पे चिपका दिया गया है। कुशन्स है, इनमें भी संतुलन नहीं है, इस साइड अगर वाइट है तो उस साइड ग्रीन है, लैंप में कोई संतुलन नहीं है। तो अनौपचारिक ये भी अच्छा संतुलन है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार संतुलन है। जब हम वेरिएशन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो तब हम अनौपचारिक संतुलन का उपयोग करते हैं। अनौपचारिक संतुलन को भी अच्छा माना जाता है। इसमें चीज़ों को एक सीरीज में व्यवस्थित करके नहीं रखा जाता है, किसी भी चीज़ को इसमें केंद्र नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अनौपचारिक संतुलन हो गया। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि संतुलन क्या है।
अगर संतुलन की बात करें तो संतुलन क्या है? संतुलन में हम किसी भी चीज़ को केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ क्या करते हैं? समान आकर्षण उत्पन्न करते हैं, संतुलन कहलाता है। संतुलन दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो ये क्या है? औपचारिक संतुलन है। इसमें हम किसी भी चीज़ को एक केंद्र मानेंगे और फिर उसके दोनों तरफ समान सजावट करेंगे, ठीक है। केंद्र में जो होगा, मध्य में जिस चीज़ को हमने रख लिया उसके दोनों तरफ हम समान तरीके से सजावट करेंगे, ये औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आएगा। जैसे हमें पिक्चर्स में क्लियर हो रहा है औपचारिक संतुलन क्या है। फिर औपचारिक संतुलन दो प्रकार का होता है, सुडौल संतुलन और प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। सुडौल संतुलन क्या होता है? इसमें जिस चीज़ को हमने केंद्र माना है उसके दोनों साइड समान सजावट होगी, ठीक है। उसके दोनों साइड जो संतुलन होगा वो समान होगा। और प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन क्या है? इसमें हमने जो भी चीज़ को केंद्र माना है उसके दोनों तरफ समान संतुलन नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन में केंद्र जिस बिंदु को मान लिया है उसके दोनों साइड समान संतुलन नहीं होगा। फिर औपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन क्या है? इसको जो सज्जाकर्ता होता है वो अपने अनुसार इसको व्यवस्थित करता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार चीज़ों को अरेंज करता है। जब हम वेरिएशन लाना चाहते हैं, विविधता लाना चाहते हैं अपनी सज्जा में, तब हम अनौपचारिक संतुलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम कला का तीसरा तत्व पढ़ेंगे, लय या रिदम। लय क्या है? गृह सज्जा में लय का उपयोग वस्तु में रंग, रूप, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात एवं संतुलन होते हैं तब लय उत्पन्न होती है। और लय आँखों को गति प्रदान करता है तथा सज्जा आकर्षक, मनोहारी, लुभावना एवं अद्भुत छटा बिखेरने वाली लगती है। लय या रिदम क्या है? लय में सिंपल सी बात है कि जब हम अपने अनुपात और संतुलन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो वो लय बन जाता है, ठीक है। गृह सज्जा में लय का उपयोग वस्तु में रंग, रूप, आकार, रेखा एवं बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात एवं संतुलन में होंगे, ठीक है। जब हम कोई भी सज्जा कर रहे हैं उसमें कलर, रूप, आकार, रेखा, बनावट को अनुपात और संतुलन में कर रहे हैं तो वो लय कहलाता है। लय हमारी आँखों को गति प्रदान करता है। गति कैसे प्रदान करता है? जैसे हमने ये देखा, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से देख रहे तो हमारे आँखों को एक गति प्रदान हो रही है, ठीक है। सज्जा जो लय होता है ये हमारे सज्जा को आकर्षक बनाता है, मनोहारी, लुभावना एवं अद्भुत छटा यानी कि एक अच्छा दिखाता है। और लय के भी प्रकार है, ठीक है। लय कितने प्रकार का होता है? लय दो प्रकार का होता है, नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय, रेगुलर रिदम और फ्री रिदम, ठीक है। लय दो प्रकार के हैं, नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय। अगर नियमानुसार लय की बात करें, रेगुलर रिदम, इसे नियमित लय भी कहते हैं। लय प्राप्त करने की सबसे पुरानी एवं प्रभावी विधि है। इस प्रकार के लय की प्राप्ति करने के लिए एक ही प्रकार की इकाई अथवा इकाई समूह को बार बार नियमित रूप से निश्चित दूरी पर दोहराया या प्रयोग किया जाता है। अब नियमानुसार लय क्या है? नियमानुसार लय में हम क्या करते हैं कि जो भी रेखा या आकृति जिसको भी हम बना रहे हैं अपनी सज्जा में, जिसका भी हम उपयोग कर रहे हैं, उसको समान दूरी पर बार बार दोहराएंगे, ठीक है। जैसे पिक्चर्स में हमें क्लियर हो रहा है, हमने इसका उपयोग किया है तो हम समान दूरी पर समान आकृति की इन लाइंस का उपयोग कर रहे हैं, यही नियमानुसार लय कहलाता है, ठीक है। फिर लय का जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा है? स्वच्छंद लय। यह लय क्या है? जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतरों दूरी में प्रयोग किया जाता है तब इसे उत्पन्न स्वच्छंद लय कहलाता है। इस प्रकार के लय में आँखों की गति निश्चित एवं नियमित नहीं रह पाती है। स्वच्छंद लय जैसे हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि इसमें जो आकार या आकृति बनती है वो कैसी होती है? समान नहीं होती है और ये हमारे आँखों को भी गति प्रदान नहीं करती है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे लय प्राप्ति के तरीके। हम लय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
लय प्राप्त करने के लिए हमने आकार की पुनरावृत्ति करनी है, यानी कि जो भी वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उसको बार बार दोहराना है। जो भी पैटर्न्स हम उपयोग कर रहे हैं उसको बार बार दोहराएंगे तो हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा, जैसे हम आगे समझ चुके हैं कि नियमानुसार यानी कि बार बार एक ही चीज़ का उपयोग करें, एक ही नियम से एक ही दूरी माप पर उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो नियमानुसार लय के अंतर्गत आएगा। रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति द्वारा, ठीक है, रेखाएं सरल होनी चाहिए, संयुक्त और निरंतर गति द्वारा भी हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण द्वारा, ठीक है, रेखा और जो नमूने हैं उनको अलग अलग दूरी पे स्थानांतरण करके भी हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। और रेखाओं की विपक्षता द्वारा लय को प्राप्त किया जा सकता है। तो लय को प्राप्त करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। जब हम आकार में बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, आकार में नियमानुसार वृद्धि करना, रेखाओं की सरल एवं संयुक्त निरंतर गति द्वारा, रेखाओं तथा नमूने के स्थानांतरण द्वारा और रेखाओं में विपक्षता द्वारा भी हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कला के सिद्धांत। चौथा है अनुरूपता, एकरूपता या हार्मनी। अनुरूपता या एकरूपता क्या है? इसे एकरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुरूपता या हार्मनी को एकरूपता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कलात्मक वस्तु के निर्माण एवं सज्जा में इसका मूल्य योगदान होता है। अनुरूपता से तात्पर्य है कला का भाव उत्पन्न करना। ठीक है, अनुरूपता जो हार्मनी होती है वो हमारे सज्जा में क्या करती है? एकता का भाव उत्पन्न करना। सज्जा में एकता का भाव पैदा करना ही समरूपता है। ठीक है, अनुरूपता, एकरूपता, समरूपता, ये तीनों चीज़ें एक हैं। जब हमें अपनी कला में एकता का भाव उत्पन्न करना है तो हमें अनुरूपता की आवश्यकता होती है, हार्मनी की ज़रूरत होती है। अब अनुरूपता को हम कैसे अपने कला में ला सकते हैं? रेखा एवं रूप में अनुरूपता। अनुरूपता के कुछ तत्व हैं, इन तत्वों को हमें ध्यान में रख के ही अनुरूपता का उपयोग यानी कि हार्मनी का उपयोग करना चाहिए। रेखा एवं रूप में अनुरूपता लाके, आकार में अनुरूपता लाके, बनावट में अनुरूपता लाके, रंग में अनुरूपता और विचारों में जब हम अनुरूपता लाते हैं तो हम इस तरीके से अनुरूपता का अपने कला में उपयोग कर सकते हैं। ये अनुरूपता को प्राप्त करने के तत्व हैं। रेखा एवं रंग में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग और विचारों में अनुरूपता। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दबाव या बल, जिसे हम एम्फेसिस बोलते हैं। दबाव या बल क्या है? दबाव से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी समूह में उसकी एक इकाई को अधिक आकर्षण का बिंदु बनाना। ठीक है, दबाव या बल क्या है? किसी भी समूह में जब हम किसी चीज़ को आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे हमें पिक्चर्स में समझ आ रहा है कि हम इस रेड कलर जो है ये आकर्षण का यहाँ पे बिंदु है, ये केंद्र है। इसकी साइड में जो रखे हैं ये आकर्षण के केंद्र नहीं है, इनके इसको जो आकर्षण का केंद्र है उसके अधीनस्थ और चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है, बल का अर्थ है रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना। ठीक है, दबाव या बल क्या है? जब हम अपनी कला में किसी चीज़ को केंद्र बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ को केंद्र बनाना चाह रहे हैं तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें रखी जाएंगी उस केंद्र के अधीनस्थ रखी जाएंगी। ठीक है, उससे कम प्रभावी चीज़ों को रखा जाएगा और जो केंद्र में होगा उसको अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यही बल या एम्फेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने कला के सिद्धांत देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कला के सिद्धांत हम अगर ऊपर देखें तो क्या है? कला के सिद्धांतों का हम क्यों उपयोग करते हैं? जब हमें कला के तत्वों को किस तरीके से उपयोग में किया जाना है यह समझने के लिए हम कला के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं? कला के सिद्धांत 5 होते हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव या बल, जिसे हम एम्फेसिस बोलते हैं। फिर अनुपात में क्या किया जाता है? अनुपात क्या है? जब आकार, आकृति, रंग, बनावट, प्रकाश एवं नमूने से संबंधित गृह सज्जा में कर रहे हैं, हम जब कोई भी पैटर्न ले रहे हैं उसका आकार, आकृति, रंग, बनावट जब सेम रख रहे हैं तो वो अनुपात कहलाता है। अनुपात को समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना चाहिए। अनुपात की रेखाएं, अनुपात में दूरी और अनुपात में जो माप है वो बराबर होना चाहिए।
ठीक है। फिर संतुलन की बात करें, संतुलन क्या है, इसमें किसी चीज़ को केंद्र बनाया जाता है, फिर उसके दोनों साइड में समान संतुलन किया जाता है और नहीं भी किया जाता है, वो अनौपचारिक संतुलन के अंतर्गत क्या आएगा। फिर संतुलन के प्रकार है औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन, इसमें हम किसी चीज़ को काल्पनिक रूप से मध्य में बना लेते हैं, केंद्र बना लेते हैं, फिर उस केंद्र के दोनों तरफ समान रूप से सजावट करते हैं, तो वो औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आएगा। औपचारिक संतुलन दो प्रकार का था, सुडौल संतुलन और प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। सुडौल संतुलन क्या है, जिसको हमने मध्य या केंद्र बनाया है, उसके दोनों ओर जो हम सजावट करेंगे वो समान होगा। लेकिन प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन क्या होता है, इसमें केंद्र के दोनों तरफ समान संतुलन नहीं होता है। फिर हमने अनौपचारिक संतुलन की बात की। अनौपचारिक संतुलन का कोई पैटर्न नहीं होता है, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं, कोई बंधन नहीं होते हैं। जो सज्जा करता होता है, जो भी सजावट का कार्य कर रहा है, वो अपने विवेक ज्ञान के आधार पर चीज़ों को अरेंज करता है। ठीक है। फिर लय, लय भी हमने पढ़ा था कि लय क्या है, जब हम रेखा, आकार, आकृति का जब समान रूप से रेखा, आकार, रंग या आकृति का अनुपात एवं संतुलन कर देते हैं, तो वो लय कहलाता है। ठीक है। जब हम रंग, रूप, आकार, रेखा या बनावट को अनुपात एवं संतुलन में प्रयोग करते हैं, तो वही लय कहलाता है। लय भी दो प्रकार का होता है, नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय। नियमानुसार लय में क्या किया जाता है, जब हम सेम पैटर्न को सेम तरीके से, सेम दूरी पर, सेम माप से उपयोग कर रहे हैं, तो वो नियमानुसार लय के अंतर्गत आएगा। और स्वच्छंद लय क्या है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, इसको चीज़ों को जब हम विविधता लाना चाहते हैं तो तब इसका प्रयोग करते हैं। यह आँखों को गति प्रदान नहीं करता है। फिर लय प्राप्ति करने के तरीके देखे थे कि आकार की पुनरावृत्ति द्वारा, आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा, रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति द्वारा, रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण द्वारा और रेखाओं की विपक्षता द्वारा हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुरूपता, एकरूपता की बात की थी। अनुरूपता, एकरूपता में क्या होता है, जब हमें एकता का भाव उत्पन्न करना होता है अपनी सजावट में, तो हम हारमोनी का उपयोग करते हैं। हारमोनी का उपयोग करने के लिए रेखा एवं रूप, हारमोनी के उपयोग के लिए कुछ तत्व हैं, रेखा एवं रूप में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। फिर दबाव, दबाव के बारे में हमें ये देखना है कि जिस चीज़ को हमने केंद्र माना है, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें रखेंगे, हम केंद्र के अधीनस्थ रखेंगे, केंद्र से कम प्रभावी रखेंगे, और जो केंद्र बिंदु होगा वो अधिक आकर्षक होगा। ठीक है। फिर हमें बल की प्राप्ति के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। दबाव किस तरीके से डाला जाना है। ठीक है। दबाव या बल देने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि दबाव किस वस्तु पर डालना है, दबाव किस तरह से और कैसे डालना है, दबाव कितना डालना है और दबाव कहाँ पर डालना है। ठीक है। दबाव या एम्फेसिस का उपयोग करने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये चार बातें उसके लिए मुख्य हैं कि दबाव किस वस्तु पर डालना है, दबाव किस तरीके से और कैसे डालना है, दबाव कितना डालना है और दबाव कहाँ पर डालना है। ठीक है। तो ये हमने होम मैनेजमेंट का कला के तत्व देख लिया, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।